Hello everyone, you are watching YouTube channel E Anand and today we will start class 10th physics. Chapter name is electricity. इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर की थ्योरी क्लास है। न्यूमेरिकल क्लास के लिए हम लोग एक अलग लेक्चर बनाएंगे। तो अभी आप फोकस करिए थ्योरी पे। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अगर हमको अच्छे से समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार चार्ज फ्लो नहीं कर पाते हैं, जैसा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में यहाँ पे बता दिया गया है। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस आर एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट की पोजीशन पे होंगे। एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर। किसी भी इंसुलेटर के सरफेस पे वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वहां पे वो लोग बने रहेंगे, बस वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हमने नाम दिया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो जहां पर चार्जेस मूव करेंगे किसी कंडक्टर के अंदर, जनरली चार्जेस क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर तो हम लोग बोलेंगे यहां पर हमको कैसी इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है। एंड चलिए चार्ज के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। जैसा कि हम सभी जानते हैं एटम सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी चीज की। तो एटम के अंदर भी और छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जिनको हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये सभी क्या है, ये तीनों चार्ज होते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को लिए होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के साथ होते हैं, और न्यूट्रॉन्स डज नॉट पॉजेस एनी चार्ज। न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब उसके पास चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो एक जैसे चार्जेस नहीं होते हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है चार्ज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने जाना कि अगर जो चार्जेस हैं हमारे, जो हमारे चार्ज है ना, अगर वो एक ही पोजीशन पे बना हुआ है और मूव नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगता है तो हम लोग उसको स्टैटिक ना बोल के उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में इस चैप्टर में हम लोग जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, चार्ज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और हमको यहाँ पे बताई गई है। जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है कि चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो होती है कूलम्ब, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि एक फ्रेंच वर्ड से लिया हुआ वर्ड है, मतलब एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया है ना। पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी से पूछेंगे चार्ज की यूनिट तो वो आपको जरूर यही बताएगा, कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, तो उसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, लेकिन नेगेटिव ऑफ, मतलब उस चार्ज में भी हमको आगे नेगेटिव रखना है। और अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन के चार्ज की, तो प्रोटॉन का चार्ज भी सेम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, बट पॉजिटिव ऑफ आपको उसके आगे लगा देना है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस नंबर के आगे हमको पॉजिटिव लगा देंगे तो वो प्रोटॉन का चार्ज शो करेगा। अगर इसी नंबर के आगे हम लोगों ने नेगेटिव लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को शो करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दी जाती है हमको, Q इक्वल टू एन, जहां पर Q का मतलब है चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने फॉर्मूले को देखा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो हमें फॉर्मूला बताया गया है, जो हमें एक रिलेशन दिया गया है, विच इज Q इज इक्वल टू एन ई। यहां पर जो आपका Q है वो क्या है, वो आपके चार्ज को डिनोट करेगा, ठीक है, जिसकी यूनिट हम लोग कूलम में रखते हैं। और N आपका यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर हम E की बात करें तो ये हैगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन
इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई आपको क्वेश्चन देता है कि फाइंड चार्ज इन 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होंगे। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सो Q विल बी इक्वल टू 5 इंटू E। अब ये E की वैल्यू क्या रखनी है हमको, वो भी देख लेते हैं। हम जानते हैं E क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो ये E की एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। बस हमारे को चार्ज मिल गया, Q इज इक्वल टू 5 इंटू नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि वहां पर नेगेटिव है। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको यहाँ पे लिखने के बाद एंड में आप लगा देंगे यूनिट, जो कि हमारी होती है कुलम। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं चार्ज इन 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 10 इलेक्ट्रॉन्स। और अभी हमने चार्ज निकाला, कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ और दे देगा, आपको अभी चार्ज निकालना तो अगली बार वो बोल देगा कि अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, और वो आपको चार्ज की वैल्यू दे देगा कि अगर चार्ज है मान लीजिए 5 कुलम्स, तो 5 कुलम्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको सिर्फ ये जो पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं Q N और E, इनमें वैल्यू पुट करनी है और आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं और आप आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से Q इक्वल टू NE वाले इस लॉ को हम लोग तरह तरह के न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसको हम लोग सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे जो कि हमारी न्यूमेरिकल क्लास होगी। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं करंट के बारे में। चार्जेस के बारे में हम जान ही चुके हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब हम करंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डेफिनेशन दे दी गई है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये फ्लो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और जनरली ये कहां पर फ्लो होते हैं, ये फ्लो होते हैं कंडक्टर में, जो कि हमारे मेटल वायर होते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको एक मेटल वायर का बहुत ज्यादा ही आपको ये डीप जूम करके अगर हम किसी मेटल वायर को देख पाए अगर, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ये हाईली मैग्नीफाइड पिक्चर है, ठीक है। तो मेटल वायर है, मेटल वायर के अंदर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के आसपास आपको एरो डिनोट करके बता दिया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट बता दी गई है कि व्हेन नो सेल और बैटरी is connected across a metal wire, the electron in it flow at random इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, अभी मेटल वायर में हम लोग बैटरी कनेक्ट नहीं करा है हमने मेटल वायर में, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करते रहते हैं। अब देखते हैं जब हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे बता दिया गया व्हेन अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट फ्लो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। देख सकते हैं आप नेगेटिव साइड से जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। एंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट आपका होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब इन शॉर्ट जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। और उसी समय में क्या हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। और यहाँ पे हमको नीचे बताते हैं कि इफ अ चार्ज ऑफ Q कूलम flows through a conductor in time t seconds, then the magnitude I of the electric current flowing through it is given by I equal to Q by T। मतलब अगर हमारा जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या है, कुलम्ब होती है, तो अगर हमारा Q कुलम्ब का जो चार्ज है वो T सेकेंड्स में फ्लो करता है, तो हमारे करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर पाएंगे, I इक्वल टू Q बाय T। मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ये हमको याद रखना होगा। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ टाइम, जनरली ये टाइम सेकेंड्स में होता है। एंड यहाँ पे हम लोगों को अब देखना है
द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ए। तो SI यूनिट मतलब वही सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम हम लोगों ने बना के रखा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने रख दी है एम्पेयर, जिसको हम लोग लेटर ए से डिनोट करेंगे। अगर हम लोग एक कूलम चार्ज की बात करें जो कि 1 सेकंड के टाइम में फ्लो करता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे करंट कितना है वहां पे 1 एम्पियर का, मतलब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड टाइम में फ्लो कर रहा है तो करंट कितना क्रिएट हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में कि उसको मेजर कैसे करते हैं। सो द करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, और इसका सिंबल होता है सिंपल, आप एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर आप ए लिख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस टर्मिनल्स आपको एमीटर के शो कर देने हैं, ठीक है। अब ये एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, एंड इसको हम लोग हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये सभी हम लोग थोड़ी देर बाद इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी आप चिंता मत करना, अभी हम इसको बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, उनके जो फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट होती है। नीचे आपको पिक्चर दिख रही है एक रियल एमीटर की, लेकिन अब हम ऐसा तो बना नहीं पाएंगे हमारी बुक में, तो हम लोग उसको सिंपल एक सर्कल के अंदर ए लिख के डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको याद सिर्फ ये रखना है कि एमीटर करंट को मेजर करेगा कि कितने एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, है ना। और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब करंट को रोकने की जो कैपेसिटी होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, ये भी हम बोल सकते हैं, तो वो बहुत लो होता है एमीटर में, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और सीरीज में इसका कनेक्शन किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, जिस तरीके से हमने करंट को A से डिनोट किया है जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है और यहां एक दूसरा पॉइंट है। मेरे को इस चार्ज को इस पॉइंट पे लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उस चार्ज को पकड़ूंगा, उस चार्ज को खींचूंगा और उस पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगा। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द अनदर पॉइंट। इस पॉइंट पे एक चार्ज है और इस चार्ज को हमको इस पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है, इस पॉइंट पर लेकर आना है। तो हमने क्या किया, इसको लेके हम जब आए तो हमने कुछ काम किया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या एक काम है, जिसको हमने बोला वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फॉर्मूले की अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट किया हमने, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा दोस्तों। वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज जो हमारा क्यू है जिसको हम चार्ज बोलते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 वोल्ट की वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, when 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो होगा 1 वोल्ट का। जिस तरीके से हमने देखा था 1 एम्पियर को हमने कैसे डिनोट किया था, 1 एम्पियर को हमने देखिए, अभी हम यहाँ पे एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हमने यहाँ पे बताया था, अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो हमने उसका नाम दिया था 1 एम्पियर। उसी तरीके से अगर 1 जूल काम किया जाता है एक कूलम चार्ज को कहीं से मूव करने में, तो उसमें हमने क्या बोला, उसको हमने बोला है 1 वोल्ट के बराबर। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 जूल का काम करेंगे एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, तो बोलेंगे उसको 1 वोल्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, 1 जूल का काम किया एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, तो 1 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्टेज, या फिर जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, वी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ठीक है। अगर V की एक और यूनिट को देखें तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, W की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो जूल पर कूलम, तो JC माइनस 1, ऐसा यहाँ पे हमने बता दिया है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस।
अब जिस तरीके से करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं एम मीटर को, उसी तरीके से एक और मीटर होता है जिसको हमने नाम दिया है वोल्ट मीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसको मेजर करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस V को मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस V को हम लोग अब बार बार ऐसा वोल्ट मीटर तो हम लोग बनाएंगे नहीं। क्या हम वोल्ट मीटर बना पाएंगे? नहीं। तो हम लोग उसको कैसे डिनोट, अगर हमें डिनोट करना है वोल्ट मीटर को, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और उसमें हम लोग V लिख देंगे, प्लस माइनस टर्मिनल शो कर देंगे, तो ये हमारा काम हो गया वोल्ट मीटर का। और यहाँ पे नीचे बताते हैं कि जो सेल होता है वो एक डिवाइस होता है जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग जाते हैं मार्केट में, बोलते हैं ड्यूरासेल का, ड्यूरासेल दे दीजिए ना, ड्यूरासेल जो हमारी बैटरी वो दे दीजिए। तो वो क्या है, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जनरली तो अगर करेक्टली अगर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट। ठीक है, और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तो दुनिया का नियम है। आप हमेशा, अगर हम एक कंटेनर की भी बात करें, उसमें अगर एक कंटेनर में ज्यादा पानी भरा है, एक कंटेनर में कम पानी भरा है, तो जो ज्यादा कंटेनर में जो पानी भरा है और जो कम कंटेनर में जो पानी भरा है, इन दोनों को अगर एक पाइप से हमने जोड़ दिया, तो जहां पे ज्यादा पानी है ना, वो कम वाले कंटेनर में फ्लो करेगा और फिर दोनों का पानी लेवल में आ जाएगा। हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ही एनर्जी फ्लो करती है। तो उसी तरीके से करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यही कारण है कि करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है। प्लस क्यों है भाई? हमारा जो बैटरी, जो हमारा सर्किट में जो दो टर्मिनल होते हैं हमारे, प्लस और माइनस, तो करंट प्लस से क्यों निकलता है? क्योंकि प्लस वाली जगह पे करंट, प्लस वाली जगह पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो और जो माइनस वाली जगह है वहां पे पोटेंशियल बहुत कम है, तो करंट प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाके जाने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से फ्लो होता है करंट का। बगल में आपको पिक्चर दिख रही है वोल्ट मीटर की, जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। तो चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, जो कि हमारा बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जाम में ज्यादातर ये जरूर पूछा जाता है। तो ये ओम्स लॉ क्या होता है? तो जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनने ओम्स लॉ को हमको बताया, और उन्होंने बताया कि किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी यूनिट क्या है? वोल्ट है। तो किसी भी सर्किट में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज होता है, ये उस करंट में जो सर्किट में फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी जरूर बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि करंट आपका किसी सर्किट में इंक्रीज हो जाए और वोल्टेज इंक्रीज ही ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बता देते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटा दें तो हमको लाना पड़ता है कांस्टेंट विच इज R। तो यहां पे हो गया V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल। इसको ध्यान से एक डायग्राम को बनाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एक सर्किट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? एक सर्किट बनाने वाले हैं जिसमें एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो एक हमारा वोल्टेज सोर्स आपको दिखेगा, उसमें करंट भी फ्लो करता हुआ आपको दिखेगा। चलिए बनाते हैं एक सर्किट। तो ये हमने बना लिया एक सर्किट। अब ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अवर नेगेटिव टर्मिनल। वी ऑल नो दैट करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। और एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसको हम मान लेते हैं 5 वोल्ट। कितना वोल्ट? 5 वोल्ट का ये हमने सोर्स इसमें लगा के रखा है। अब जब 5 वोल्ट का सोर्स लग चुका है तो करंट इसमें जरूर आने वाला है। तो भैया अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना शुरू होगा, क्योंकि ये सर्किट अभी हम लोगों ने बिल्कुल कनेक्ट करके रखा है। ये हमारे वायर का एक एंड है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और एक एंड को हमने नेगेटिव टर्मिनल नाम दिया। ये दोनों हमने जोड़ दिए, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। आई निकल चुका है। आई इस सर्किट में इस तरीके से फ्लो करेगा, पॉजिटिव साइड से निकलकर नेगेटिव साइड में आई वापस एंटर करेगा, और ये जो साइकिल होती है ये चलती रहेगी। this is your switch when this is when the switch is closed and this is your open switch। और करंट जब स्विच क्लोज होगा तभी फ्लो करेगा। तो अभी हमारा स्विच क्लोज है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ में ओम्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उनने सिर्फ यही बताया कि इस सर्किट में ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है, इनके बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब
अगर आई है जो हमारा करंट है, अगर वो इंक्रीज होता है, क्या होता है, अगर हमारा करंट आई इंक्रीज होता है, देन देन द वोल्टेज विल ऑल्सो इंक्रीज, या फिर दोनों एक साथ ही बिल्कुल चेंज होंगे, है ना, एक साथ ही बढ़ेंगे, एक ही साथ कम होंगे। इसलिए इन दोनों का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम लोग अगर इसे हटाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे तो इसकी जगह हमको यूज करना पड़ेगा एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं आर। तो ये है फाइनल स्टेटमेंट ओम्स लॉ की, जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। और ये जो हमारा V इक्वल टू आई आर वाला ये जो रिलेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में, जो हमको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हमने याद कर लिया तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए v इक्वल टू आई आर से दो और फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे। v इक्वल टू आई आर में अगर हम लोगों को करंट फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू, हम R को V के नीचे कर देंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये हमारा बना दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी वांट टू फाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्वैप कर देते हैं, काम करते हैं, आर को आई से रिप्लेस कर दो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो एक और हमको फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो हमको मिलते हैं तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय R, जो कि हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला हमको मिलता है यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, अब एक डाउट क्या आता है हमारे मन में, अब आप वो देख लीजिए। तो सबसे बड़ा जो डाउट आता है ना बच्चों को, वो क्या होता है वो देखिए आप। बुक ने तो हमको बोला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो बच्चे कई बार क्या करेंगे पता है, वो बोलेंगे तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसमें से क्या कुछ गलत है, क्या कुछ सही है? अभी फिलहाल के लिए तो ये जो बच्चा है जिसने ऐसा लिखा है, मान लीजिए हम ऐसी बात करें तो बच्चे ने अगर लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी करेक्ट है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये गलत कब होगा वो देखिए। देखिए दोस्तों, V में जब हम इस वाले रिलेशन में, ये जो हमारा फर्स्ट रिलेशन अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, और यहाँ पे हम इनको सेपरेट करके चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, और ये तो हमारा सेकंड अगर हम इस तरीके से लिखें, तो जनरली हमको तो इसको फॉलो करना है, ठीक है, ये तो एग्जाम में मार्क्स आपके कट सकते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो ओम्स ने हमको दी, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे उनने हमको दी, तो ये तो आपको हमेशा फॉलो करना है। लेकिन फिर भी डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस साइन को हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे इक्वल टू, और हम लोग कांस्टेंट की लगा देते हैं आर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है अभी तक। अब बच्चे कई बार गलती ये करते हैं, वो लोग क्या करेंगे पता है, जब वो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अगर उन्होंने लिख दिया, जो कि हमें नहीं लिखना है वैसे तो एग्जाम में, लेकिन समझना जरूरी है, तो वो क्या करेंगे, वो कर देंगे चलो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू कर दिया, तो जैसे यहाँ पे आर इंटू कर दिया था, तो यहाँ पे हम लोग वी के साथ आर का इंटू कर देंगे। ये हो गई आपकी गलत स्टेटमेंट। कारण सुनिए गलत कैसे हुई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। आप एक बात बताओ, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का डिनोशन है, ठीक है, मान लीजिए 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, जो भी है। आप एक बात बताओ, जब भी किसी सर्किट में हम लोग करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो करंट तो स्लो हो जाएगा, करंट की जो फ्लो करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वो उतना तेज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आई और आर तो बिल्कुल आमने सामने है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो इसका कहने का मतलब तो ये हो रहा है कि आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए वोल्टेज आपका 5 वोल्ट है, ठीक है, और अभी मान लीजिए रेजिस्टेंस आपका 1 है, ठीक है, 1 ओम का है, तो मैंने वी आर की जगह 5 into 1 लिख दिया, तो हमारा आई कितना हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए हमारा आई जो आ रहा है वो आ रहा है 5 एम्पियर का। ठीक है, चलो देख लिया, है ना। लेकिन गलती कब होगी वो देखिए, अब हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। अभी हमने रेजिस्टेंस कितना रखा था, अभी हमने रेजिस्टेंस रखा था 1 ओम का, ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस कर देंगे 10 ओम, ठीक है। तो इतना कंफर्म है, जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट तो कम होना चाहिए। तो देखते हैं करंट क्या होता है। अगर हम लोग आर की वैल्यू रख देते हैं 10, ठीक है, 10 ओम, ठीक है, तो क्या होगा, तो आई इक्वल टू 5 into 10, सो आई इक्वल टू 50 एम्पियर। ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया यार, रेजिस्टेंस को बढ़ाया था, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट कैसे बढ़ जाएगा, आई इक्वल टू 50 एम्पियर हो ही नहीं सकता। मतलब ये रिलेशन यहां से गलत हो गया। इसको आपको अगर सही करना है तो आपको पता है क्या लिखना होगा, आप देखिए,
हमको अगर अगर हम ऐसा लिख देते हैं, लेकिन हमको ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन लिख दिया तो इसको आगे कैसे हमें बताना पड़ेगा, हमको ये करना होगा। जब हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो हमको आर को वी के नीचे रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये आई, अब देखिए आई आपका न्यूमरेटर में, रेजिस्टेंस आपका डिनोमिनेटर में देखिएगा वी के। अब इस केस में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं यही वाला रूप ले लेगा अगर आप इसको चेंज करेंगे। देखिए आर और आई को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर से क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्वल टू वी। तो कहीं ना कहीं आप वापस से सही हो गए। अब v इक्वल टू आई आर में आप बोलेंगे कि आई और v तो ठीक है, चलो दोनों बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ ही बढ़ते हैं, एक साथ ही कम होते हैं। आर का क्या रिलेशन है वोल्टेज के साथ, उसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अभी आपका जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, ठीक है, और करंट आपने सॉरी एक बार फिर से देखता हूं, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमको वोल्टेज निकालना है, अभी हमारा जो करंट है, मान लीजिए अभी हमारा जो आई है ना वो हैगा 5 एम्पियर, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हैगा मान लीजिए 1 ओम का, ठीक है, 1 ओम का। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू आई आर, मतलब 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 मतलब वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 5 वोल्ट का। तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग मान लेते हैं, बढ़ा देते हैं, मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कर दिया 10 ओम का, तो क्या होगा देख लेते हैं, V इक्वल टू 5 इंटू 10, तो वोल्टेज आपको मिलेगा 50 वोल्ट का। और ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलत नहीं, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज होता है जब वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारे टर्मिनल्स के बीच में, जब रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो ये था, ये जब अभी हमने जो पढ़ा है ना, ये ओम्स लॉ को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, आपको एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, आप ये लेफ्ट साइड में फोकस करिए सिर्फ, देखिए आप एग्जाम में वो डेफिनेशन लिख देना है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आपको V इक्वल टू आई आर लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, रेजिस्टेंस को एज अ कांस्टेंट आपने यूज किया। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। V इक्वल टू आई आर से आप दो और फॉर्मूले बना लेंगे, I इक्वल टू वी बाई आर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा R इक्वल टू वी अपॉन आई स्टार। ये तीसरे फॉर्मूले का यूज करके आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, सेकंड वन से आप करंट निकाल लेंगे, और ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो बनता है उससे आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। अब इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे। एंड अभी हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वीआई ग्राफ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको इतना याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे, जो हमारा वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये वाली, और करंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिनोट करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करंट, वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज, और इनके बीच में हमको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और ये लाइन गलती से भी आपको टेढ़ा नहीं करना है, आपको इस लाइन में कर्व नहीं डिनोट करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों बहुत डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। तो हम इन दोनों को अच्छे से हमको बताने के लिए हमने इसको बिल्कुल बीच में से लाइन को निकाला है। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपको यहाँ पर बनाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीआई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने ओम्स लॉ के बारे में देखा, तो ओम्स लॉ में मेन काय काय का रिलेशन आपने देखा, आपने वोल्टेज का रिलेशन करंट के रिस्पेक्ट में देखा, उसके साथ साथ आपने रेजिस्टेंस को भी देखा। तो अब डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, मतलब ये फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, अब फ्लो ऑफ चार्ज जब रुकेंगे तो कहीं ना कहीं करंट भी तो रुकेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को कम करना, या फिर चार्जेस के जो फ्लो होते हैं ना, चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको कम करना। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल जो सिस्टम है हमारा उसके अकॉर्डिंग एसआई यूनिट इसकी दे दी गई है ओम। ओम को हम लोगों ने सिंबल आप देख सकते हैं, अभी हमने ओम्स लॉ को समझते टाइम पे इस सिंबल का काफी यूज किया। तो ओम्स लॉ में ही ओम को ही हमने रेजिस्टेंस की यूनिट बताई है। 1 ओम मतलब 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में एक और चीज बताइए कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। एंड ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये होते हैं रेजिस्टर्स, ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आज भी कई चीजों में आपको इस तरीके से ना आपको डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। बचपन में समझ में नहीं आता था ये क्या चीज है, लेकिन अब आप समझते हैं कि इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो को कम ज्यादा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं। और अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल हम लोगों को अपने सर्किट डायग्राम में बनाना है वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे 5 ओम का रेजिस्टेंस है,
और ज्यादा रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे, उस पर हम लोग लिख देंगे 20 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो जिगजैग वाला जो सिंबल है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब इसको हम लोग सर्किट डायग्राम में ऐसे डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी नहीं कर सकते, मतलब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए अभी हमने जो डायग्राम्स देखे ना, अलग अलग रेजिस्टर्स के जो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर्स। तो ये रेजिस्टर्स की वैल्यू तो फिक्स रहती है, एक रेजिस्टर आपको 5 ओम का मिलेगा, एक आपको 20 ओम का मिलेगा। लेकिन अब अगर हम लोगों को ऐसा कुछ डिवाइस यूज करना है जो एक ही डिवाइस हो और जो आपको अलग अलग वैरायटी में रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करे, तो इस डिवाइस को हम लोगों ने नाम दिया है रियोस्टेट। रियोस्टेट। और इस डिवाइस की पिक्चर तो अभी हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसका जो सिंबल है उसको देख लेते हैं। सिंबल तो इसका भी रेजिस्टेंस की तरह ही है, लेकिन अब दोनों में कुछ तो अंतर रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस में और रियोस्टेट में। तो रियोस्टेट में हम लोग रेजिस्टेंस को वेरी कर पाते हैं ना, इसलिए हम लोग इसमें इसमें एक एरो बना देते हैं। ठीक है, और ये जो एरो होता है ना, इसकी पोजीशन मूव कर सकती है। आप इस मतलब इस एक डिवाइस में ना एक क्लिप सी लगी रहती है, उस क्लिप को आप इधर खिसका सकते हैं, इधर खिसका सकते हैं, कहीं पे भी आप उसको मूव कर सकते हैं। तो आपको सिंबल क्या याद रखना है, ये वाला आपको सिंबल याद रखना है, ये आपका रियोस्टेट का सिंबल है ना। और इसका मतलब हम लोग रेजिस्टेंस को इसमें चेंज कर सकते हैं, हम 5 ओम भी बना सकते हैं, हम 20 ओम भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी वैरायटी में आपको रियोस्टेट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम देख रहे हैं रियोस्टेट की रियल पिक्चर, जो कि आपको आपके स्कूल की फिजिक्स लैब में जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा एक डिवाइस। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। और ये जो ब्लैक कलर से जिसपे आप रियोस्टेट पढ़ सकते हैं ना, यही वो एक हमारा यही वो मेन चीज है जिसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं इस पूरे डिवाइस के ऊपर, और हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम और ज्यादा कर सकते हैं। और इसी जो ये जो ब्लैक बॉक्स सा जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको हम स्लाइड करते हैं जिसको, तो इसी को हम लोगों ने वहां पे एक एरो से डिनोट किया है। तो ये रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि हमारे रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहला हैगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको लेंथ थर्ड नंबर पे जो डिनोट हो रहा है ना। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। मतलब जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी ना, वैसे वैसे उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरी चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है। अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहां पे आपको ये रेडियस डिनोट हो रही है ना, ये सर्कुलर पार्ट जो होता है हमारे वायर का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसके घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इसके बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इसी से एक चीज क्लियर होती है, अगर हमारा जो वायर है वो बहुत थिन है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा थिन वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब एक बहुत पतले वायर में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, करंट बहुत स्लो फ्लो करेगा उसमें। और थर्ड नंबर का जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब अगर इस वायर के आसपास के टेम्परेचर में या इस वायर के टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। एंड द फोर्थ पॉइंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब जिस तरीके का हमारा मटेरियल है, कॉपर का मटेरियल है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, उस पे भी हमारे रेजिस्टेंस में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखते हैं एग्जांपल में, जैसे हम बात करें गोल्ड की, तो आप सभी जानते हैं गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है गोल्ड में। ठीक है, करंट बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है, तो गोल्ड का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। लेकिन हम लोग गोल्ड क्यों नहीं यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, बहुत महंगा होता है। तो गोल्ड की जगह हम लोग यूज करते हैं कॉपर मटेरियल का या फिर एल्यूमिनियम का, है ना। इनमें थोड़ा रेजिस्टेंस हल्का सा ज्यादा होगा गोल्ड मटेरियल से। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जिस तरीके से लेंथ बढ़ती जाएगी उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, है ना। एरिया के सॉरी जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशन। अगर इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट फ्रॉम 1 and 2 दोनों रिलेशन को मिला के हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिख रहा है। लेकिन अभी भी हम जब तक इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे नहीं, हमको एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इस साइन को हमको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लेके आएंगे, आर इक्वल टू। अब जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट को लेके आना पड़ता है। इन दिस केस जो कांस्टेंट यहाँ पे अब आने वाला है उसको हम लोग डिनोट करेंगे इससे, इसको हम लोग बोलते हैं रो। और ये बाकी हमारा एज इट इज रहेगा, रो L/A। ठीक है, अब ये जो रो होता है इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो हमारा कांस्टेंट आया है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग अगर फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का बनाए, कि जैसे हमें क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द रेजिस्टिविटी और कुछ कंडीशंस हमको दे देता है, रेजिस्टेंस दे देता है, लेंथ दे देता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देता है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से अगर बनाए तो वो बनेगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ये जो यहाँ पे ये जो नीचे ये जो ए है ये आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई विद ए डिवाइडेड बाय, और ये जो हमारा लेंथ थी कंडक्टर की ये अपॉन में आ जाएगी इसके। तो ये हमारा बनता है रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, जो भी आप कहें। इसको यूज करके हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर देखा। तो वो फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बनाया है। ठीक है, ये जो और यहाँ पे हमने बताया कि रेजिस्टिविटी नाम का भी एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है हमारा, ये इस तरीके का कोई सिंबल है हमारा, ये इसको हम लोग बोलते हैं रो, RHO। ठीक है, तो रो इसको बोला जाता है। तो अभी हमने देखा रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम लोग रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होती है रेजिस्टिविटी, क्या अंतर है रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का, तो वो देख लेते हैं। वैसे शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड का अपना रेजिस्टेंस होगा, कॉपर का अपना रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। इफ वी टॉक अबाउट गोल्ड देन गोल्ड की रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, क्योंकि गोल्ड की रेजिस्टिविटी कम हो गई इसलिए गोल्ड रेजिस्टेंस भी बहुत कम प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कॉपर मटेरियल की, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी जो उसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी, वो थोड़ी ज्यादा होती है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा कॉपर है जब वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो वो जनरली गोल्ड से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा रेजिस्टेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में इस तरीके से कुछ रिलेशन है। इसकी डेफिनेशन को और देख लिया जाए। एंड नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं जिसमें हमको बता देते हैं कि अगर हम किसी भी मटेरियल के एक क्यूब को ले लें, एक क्यूब हम लोग ले लें, उस क्यूब की जो साइड होना चाहिए वो 1 मीटर की होना चाहिए। तो इस केस में जितना भी रेजिस्टेंस वो क्यूब हमको प्रोवाइड करेगा, तो उसी की हेल्प से हम लोग रेजिस्टिविटी को मेजर करते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट यहाँ पे बता दी गई है ओम मीटर, तो ये हमें याद रखना होगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको हाईलाइट करके भी मैंने यहाँ पे बताई है रेड कलर से, कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो लेंथ के साथ
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब चाहे लेंथ बढ़े चाहे लेंथ घटे, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़े चाहे घटे, रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन विद चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल चेंजेस। और वैसे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो डिपेंड करता ही है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, सिवाय टेम्परेचर पर। वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और जो हमारे एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जो हमारे एलॉयज होते हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, क्योंकि जब ये ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कि हम लोग इनको ही इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द लो रेजिस्टिविटी। क्योंकि जब इनकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी तो ये रेजिस्टेंस भी बहुत कम प्रोवाइड करेंगे, और करंट के फ्लो करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कम रेजिस्टेंस होने के कारण। इसलिए रेजिस्टिविटी जिसकी कम होती है वो मटेरियल इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा सही होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम इसके दोनों एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी हमने देखा रेजिस्टिविटी को, अब हम आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन, और इसके बाद हम लोग देखेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग दो तरीके से अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, देखिए हमारे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो हम जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, करंट उसमें से फ्लो करता है तो वो इक्विपमेंट में उसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो इन्हीं रेजिस्टेंस को हम लोग अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलली भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से सीरीज में हम लोगों को रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। अब इनको हम लोगों को एक सर्किट में कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे कनेक्ट देख लेते हैं। तो ये है हमारा R1 रेजिस्टेंस, इसी का जो एंडिंग पॉइंट है उसी से हम लोग कनेक्ट कर देंगे R2 रेजिस्टेंस को, एंड R2 रेजिस्टेंस का जो एंडिंग पॉइंट है उसी से हम लोग कनेक्ट कर देंगे R3 रेजिस्टर को। तो यहाँ पे हम लोग नाम भी दे देते हैं इनका, R1, R2 एंड R3, और सर्किट को भी कंप्लीट कर देते हैं हम। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं वोल्टेज सोर्स, and in this way the circuit is completed. And this is our voltage source V, this is the positive terminal, this is the negative terminal। और इस सर्किट में मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा I, और ये I करंट जो होगा वो यहाँ से इस तरीके से फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में, और ये I करंट ही R1 से भी फ्लो करेगा। यही I करंट R1 से निकलने के बाद R2 में भी जाने वाला है, और यही I करंट जो है वो R3 में भी फ्लो करेगा। और इस तरीके से इस सर्किट में इस करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। तो अब हमको याद क्या रखना है वो भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों को पता है कि इस ये जो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने बनाया है, इसमें रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और यहाँ पर करंट जो है वो सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं I is same for all the रेजिस्टर्स। I आपका सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा वोल्टेज है, जो हमारा V है, ठीक है, तो ये जो V है ना, ये हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अक्रॉस अलग आपको एक वोल्टेज डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो मान लेते हैं जो हमारा R1 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनने वाला है वो है V1, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट होने वाला है वो हो जाएगा V2, और जो हमारा R3 का अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो होगा V3। लेकिन इन तीनों का भी अगर हम सम कर दे तो वो पूरा बराबर होगा, जो हमारा मेन बैटरी का जो वोल्टेज है ना उसके बराबर ही होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो भाई मान लेते हैं कि हमारी जो अभी बैटरी वो 15 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है, और R1 R2 R3 अगर बिल्कुल सेम अमाउंट में अगर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सेम ओम में उनकी यूनिट मान लीजिए तीनों अगर 5 ओम के भी अगर हो जाए, मतलब सेम है, अगर उनकी जो वैल्यू है अगर सेम है, और जो हमारे रेजिस्टेंस है अगर उनकी वैल्यू सेम होती है, तो क्या होगा,
ये जो हमारा 15 वोल्ट जो हमारा टोटल जो हमारा सोर्स वोल्टेज है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस में 5 वोल्ट में बट जाएगा। लेकिन वापस से अगर हम 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट करेंगे तो हमें वापस से मिलेगा 15 वोल्ट। तो इस तरीके से जो हमारा वोल्टेज होता है वो सीरीज कनेक्शन में डिवाइड होता है, लेकिन इनडायरेक्टली लेकिन फिर भी V1 प्लस V2 प्लस V3 वापस से आपको टोटल वोल्टेज के बराबर देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये भी जानते हैं, हम एक रिलेशन हमको पता है दैट V इज इक्वल टू I R। तो हम लोग यहाँ पे बस वैल्यू रख देते हैं, तो जो हमारा टोटल सर्किट वोल्टेज है उसकी जगह पे हम लोग रख देते हैं IR। और V1 के लिए अब I तो सेम ही था, I तो सेम था तो I तो I ही रहेगा, लेकिन R1 हो जाएगा V1 के लिए तो IR1, सिमिलरली V2 के लिए हो जाएगा IR2 और V3 के लिए हो जाएगा IR3। आगे फर्दर सॉल्व करने पे हमको अगर हम I को कॉमन कर दें तो यहां अंदर आपको दिखेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I is common for both the LHS side and the RHS side, and I is cancelled and we get the final relation that R is equal to R1 plus R2 प्लस R3। और यहाँ पे ये जो R की हम बात कर रहे हैं ये है हमारा सीरीज कनेक्शन का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट किया था तो सीरीज में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम RS से डिनोट करेंगे। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सिंपली हमको जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे उनको ऐड कर देना है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपको सिंपल छोटा सा ड्रॉ करके बता रहा हूं कि हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं सीरीज में, सर्किट में कंप्लीट नहीं बता रहा हूं। मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जब हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका होगा, हम लोग सर्किट में इन तीनों रेजिस्टेंस को ना ड्रॉ करके बस एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 प्लस 5 प्लस 7 कर देंगे 14। हम लोग 2, 5 और 7 ओम के रेजिस्टेंस को तीन रेजिस्टेंस को ना लगाकर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं सिंपल 14 ओम का। तो इस तरीके से कुछ हमारा सीरीज कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग रेजिस्टर्स को पैरेलली कैसे कनेक्ट करना है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग पहले एक सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स, इसको हमने V से डिनोट कर दिया। दिस इज अवर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अवर नेगेटिव टर्मिनल। एंड पहला रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी हमने नॉर्मल एक सर्किट बना लिया है। अभी हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही रेजिस्टेंस है R1, और हमें अगर बोल देते हैं कि 2 और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो आप R2 को एंड R3 को, लेकिन पैरेलल कनेक्शन आपको करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस रेजिस्टेंस से बिल्कुल आगे, मतलब इसके एंड या स्टार्टिंग पॉइंट में तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो ये जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस हैं इसको हम लोग इसके पैरेलल में प्लेस कर देंगे पहले। तो ये हो गया हमारा R2 एंड सबसे ऊपर जो हमें ये है हमारा R3, और इनको हम लोग इसी सेम वायर में एक पॉइंट से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और अब हम लोग अगर बात करें करंट की, तो जब हमारा करंट जाएगा I, तो यहां तक तो हमको I दिखने वाला है, लेकिन जब ये जो हमारा करंट I जब यहां तक पहुंचेगा, इस पॉइंट तक, हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट का A पॉइंट, तो ये A पॉइंट से ये जो करंट है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा जो करंट होगा वो R1 में फ्लो करने लगेगा, तो इसका हमने नाम दे दिया है I1 करंट। थोड़ा सा करंट जाने वाला है R2 में, तो इसको हम लोग बोल देंगे I2 करंट। और थोड़ा सा करंट यहाँ से यहाँ ये जो हमारा I है ये डिवाइड हो जाएगा और ये जाएगा हमारा R3 के पास, तो इसको हमने नाम दे दिया है R3 करंट। और ये I3, I2, I1 करंट यहाँ से वापस निकलेंगे और ये वापस से B पॉइंट पे आएंगे और ये वापस से कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग वापस बोलेंगे I करंट। और इस तरीके से जो हमारा टोटल करंट I था वो इस सर्किट में फ्लो करेगा। बस जब वो रेजिस्टेंस में ट्रेवल करने वाला होगा करंट,
जैसे ही वो एंटर करने वाला होगा तो वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा सा क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है I1 I2 और I3 में। तो क्या कैच किया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पे ये कैच किया कि पैरेलल कनेक्शन में आपका क्या बटने वाला है, आपका बटने वाला है करंट, टोटल करंट। तो आई आपका बटने वाला है I1 में प्लस I2 में प्लस I3 में, और आप इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो आपको टोटल करंट आई ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा था सीरीज कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं हुआ था, वोल्टेज डिवाइड हुआ था। पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो गया, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। तो जो हमारा वोल्टेज होने वाला है इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट के बीच में जो भी वोल्टेज होगा वो हमारे सोर्स वोल्टेज के बराबर ही होने वाला है। तो इसके डेरिवेशन में हम लोगों को ये वाली स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि हमारा आई यहाँ पे डिवाइड हो गया था। अब हमें पता है वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम द ओम्स लॉ। तो यहां से हम लोग आई की वैल्यू निकाले तो आई की वैल्यू आपको मिलेगी वी बाय आर, वी बाय आर। तो ये आई इज इक्वल टू वी बाय आर का ये जो रिलेशन है, यहां से वैल्यू हमको इस इक्वेशन में रख देनी है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें रख देनी है। तो जब हम लोग आई की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो आप देख सकते हैं v बाय आर इज इक्वल टू v बाय R1, क्योंकि वोल्टेज तो हमारा सेम है इसलिए हमने यहाँ पे V1 नहीं लिखा, प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3। और ये जो हमारा R है ये टोटल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन है इसलिए हम यहाँ पे RP इसको लिख देंगे फॉर पैरेलल। अब अगर हम लोग V को कॉमन कर दें तो V 1 अपॉन RP जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल कनेक्शन का इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V and V is cancelled, so we got the relation 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is how we calculate the total resistance if all the resistors are connected in parallel. So this relation we have to remember. तो ये है हमारा parallel connection। फाइनल रिलेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम लोग रिकॉल करें सीरीज कनेक्शन में, तो सीरीज कनेक्शन में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस था RS वो बराबर था R1 प्लस R2 प्लस R3 के, और ये तो आगे बढ़ता जा सकता है जितने भी आप लोग रेजिस्टेंस लगाना चाहें। तो इस तरीके से दोनों कनेक्शन को अभी हमने समझा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आपको फिर बता देता हूं, याद सिर्फ ये रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाएगा तो आपकी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग होगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बस उसके बाद ओम्स लॉ को आपको इसमें पुट कर देना है, फाइनल रिलेशन तक आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे हमको कनेक्शन करना है, और अभी हमने उसका पूरा डेरिवेशन भी समझ लिया। तो यहाँ पे उसी डेरिवेशन को आपको दिखाया गया है नोट्स में। तो वोल्टेज जो था हमारा वो सेम रहने वाला था, लेकिन जो हमारा करंट था वो डिवाइड होने वाला था अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। तो हमने लिख दिया था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I की वैल्यू पुट कर दी थी। I की जगह V बाय R, I1 की जगह V बाय R1, I2 के लिए V बाय R2, I3 के लिए V बाय R3, एंड इस तरीके से फाइनली जो हमें रिलेशन मिला था वो था 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ये जनरली जितने भी हमारे जो रेजिस्टेंस लगे थे इंडिविजुअल उनसे कम होता है। सीरीज में यहाँ पे जो हमारा सीरीज कनेक्शन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला था वो जनरली जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उनसे ज्यादा होता है। पैरेलली अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल जो हमारे रेजिस्टेंस है उनसे कम आएगा। एंड नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में बताते हैं कि एक सीरीज कनेक्शन में आप सारे डिवाइसेस को या तो ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं। मतलब आप किसी ऐसा नहीं कर सकते कि आप चाहें तो एक डिवाइस को बंद कर दें एक डिवाइस को ऑन कर दें। बट इन पैरेलल कनेक्शन ऑल द डिवाइसेस कैन बी सिलेक्टिवली स्विच्ड ऑन और ऑफ। जैसे अपने घर में जो कनेक्शन होता है अपने अगर हम होम की बात करें, हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। हम जरूरी नहीं है कि हम लोगों को अगर लाइट को ऑन रखना है तो हम लोग फैन को भी ऑन रखें। हम लोग अपने अकॉर्डिंग कभी फैन भी ऑन कर सकते हैं या दोनों फैन और लाइट को भी ऑन कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस रहती है, इसलिए हम लोग अपने घरों में कनेक्शन करते हैं पैरेलल में।
और सीरीज कनेक्शन की अगर बात करते हैं तो अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है, मतलब एक डिवाइस अगर आपका खराब हो जाता है तो करंट उससे आगे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑल डिवाइसेस विल टर्न ऑफ, तो बाकी सारे डिवाइस भी आपके बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में अगर एक डिवाइस भी आपका खराब हो जाता है लेकिन बाकी सारे डिवाइसेस आपके काम करते रहेंगे, उनको करंट की सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीरीज कनेक्शन में जितने भी डिवाइसेस होते हैं हमारे, उनको सेम करंट मिलता है, क्योंकि जो हमारा करंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, और जो हमारा करंट इस बल्ब में जा रहा है वही इस बल्ब से निकलकर इस बल्ब में वो करंट जाने वाला है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं होता है, सेम करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में। पैरेलल कनेक्शन में जो होता है डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट करंट मिलेगा, क्योंकि और यही कारण है कि हम अपने घरों में पैरेलल कनेक्शन करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एक एयर कंडीशनर की, तो हमारा जो एसी होता है उसकी करंट की डिमांड ज्यादा होगी। अगर आप अपने मोबाइल के चार्जर को कनेक्ट करते हैं अपने घर में तो उसकी करंट की डिमांड काफी कम होगी। तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो आप करंट को वेरी नहीं कर पाएंगे डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जिस डिवाइस को जितना करंट चाहिए वो उतना ही करंट को ले पाएगा। चलिए अब देखते हैं पावर के बारे में। तो पावर तो बहुत तरीके की होती है, मैकेनिकल पावर हो सकती है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकती है, केमिकल पावर हो सकती है, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन हमको दे दी गई है, दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सिंपल, जो भी वर्क हमारा होता है उसका जो रेट है होने का वही हमारी पावर होती है। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जो भी हमारा वर्क डन हो रहा है, कितने समय में हमारा काम हो रहा है, कितना समय इसमें लग रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं। सो पावर इज ऑल्सो इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी वर्क की जो यूनिट है वो जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो पावर की यूनिट अगर देखें तो वो हो जाएगी जूल्स पर सेकंड। लेकिन पावर की एक और यूनिट जनरली जो हम यूज करते हैं वो होती है वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है वॉट। वॉट भी होती है, हम किलोवाट में भी इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे नीचे बता दिया गया है दैट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। ये इसकी एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल पावर की। आगे देखते हैं, नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिक पावर। अभी हमने जो पहले अभी पढ़ा वो तो पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है वो पावर, यहाँ पे फिर से बता दिया है दैट वी नो दैट पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की। अब इलेक्ट्रिक पावर में पूरा काम कौन करता है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, एयर कंडीशनिंग आपकी हो रही है, कमरे में एयर कंडीशन आपका चल रहा है, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो किसके कारण, ये हमारा एसी काम कर रहा है, करंट के कारण हमारे एसी काम कर रहा है, हमारे पंखा रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो हैगा वर्क डन बाय करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फॉर्मूला तो अभी वही है, अभी ना P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, लेकिन इसको अभी हम लोग फाइनली चेंज करेंगे, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये V इंटू आई कैसे आएगा, इसको अब हम लोग एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन से भी देख लेते हैं। तो चलिए फाइनली आप देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का डेरिवेशन किस तरीके से हमको करना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर is also equal to work done upon time। बट यहां पर जो वर्क डन हो रहा है ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा करंट। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हमको करना है, वर्क डन बाय करंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिकल पावर का भी यही बन रहा है। क्या बन रहा है देखिए आप, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। यहाँ पे जो हमारे W है वो है क्या, W बाय करंट, मतलब वर्क डन बाय I। ठीक है, ये जो W है I के द्वारा किया जा रहा है, ये जो वर्क W हमारा जो वर्क डन है। तो चलिए W की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फाइनल जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है VI, पावर इक्वल टू VI, उसको लेके आते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये है आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये है आपका बैटरी का आपका सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। इस तरीके से I हमारा इस सर्किट में फ्लो कर रहा है और मान लेते हैं कि ये कुछ समय के लिए I जो है हमारा इस सर्किट में फ्लो करने वाला है, मान लीजिए T टाइम के लिए। ठीक है, ये T टाइम के लिए हमारा ये सर्किट क्या, हमारा ये करंट क्या करेगा, सर्किट में फ्लो करेगा। तो देखिए तीन चीज हमने देखी, हमारे पास वोल्टेज सोर्स है फर्स्ट,
सेकंड वोल्टेज सोर्स है तो हमारे पास करंट आ गया, और हमको दे दिया गया टाइम कि टी टाइम के लिए ये करंट हमारा इस वोल्टेज सोर्स के सर्किट में फ्लो करता है। तो अगर हमको वर्क डन निकालना है कि करंट ने कितना काम किया, तो हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इस केस में जो वर्क डन होता है W, वो बराबर होगा आपका वोल्टेज का इंटू कर देंगे आप करंट I में, और इसका भी आप इंटू कर देंगे टाइम में, जितने टाइम तक ये करंट फ्लो किया। तो W का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलता है V इंटू आई इंटू टी। तो ये है आपका W का फॉर्मूला। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और W की वैल्यू हमको मिल गई V इंटू आई इंटू टी। बस हमको यहाँ पे पुट कर देना है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमको मिलने वाला है V इंटू आई इंटू टी, और डिवाइडेड बाई टी तो ऑलरेडी लगा था फर्स्ट इक्वेशन में, टी से टी कैंसिल हो गया, एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल पावर is equal to V into I, and as we all know that the SI unit of the power is watt, तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट भी हो जाएगी watt, तो V into I जो कि होगा हमारा watt में। So this is the derivation for the electrical power. What we have to remember is that simple power को अगर हम देखें तो power is equal to work done by time. In case of electrical power, the work done will be done by the current in the circuit. तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बनता है वर्क डन बाय करंट अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम जहां पे हमने नीचे लिख दिया W बाई टी, और W की जो वैल्यू हमने निकाली तो हमने कैसे निकाली वो फिर से देख लेते हैं। एक सर्किट है, सर्किट में V नाम का वोल्टेज सोर्स है, V नाम का वोल्टेज सोर्स एक सर्किट में आपको दिख रहा है, I नाम का करंट आपको यहाँ फ्लो होता हुआ दिख रहा है, टी टाइम तक ये करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है। तो हमारे को तीन कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, वोल्टेज है, आई है और टी टाइम है आपके पास। इन तीनों का जब आप इंटू कर देंगे तो आपको मिलेगा वर्क डन। तो W की वैल्यू हो गई V इंटू आई इंटू टी, पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, आपको मिलेगा V इंटू आई इंटू टी बाई टी, टी से टी कैंसिल। फाइनली यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज इक्वल टू द V इंटू आई एंड द यूनिट इज वॉट। सो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और देखेंगे किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आप ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको तो आप नोट कर ही सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम में लिखना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है किस तरीके से हमको डिराइव करना है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको मैं आपको डिराइव करके भी दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से हम लोगों को इसका फॉर्मूले को डिराइव करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले को। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग हेल्प लेने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिकल पावर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलेगी ही नहीं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है पहले हम लोग वो देखेंगे। तो ये तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं कि वर्क डन जो होता है हमारा, जो कि हमारा करंट करता है, सो द वर्क डन बाय आई डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया। अब हमको इसके लिए क्या याद रखना है, एनर्जी के डेरिवेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने के लिए हमको ध्यान देना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसी की हेल्प से हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, जो हमने वर्क डन किया, या हमने नहीं, जो हमारे करंट ने जो भी वर्क डन किया, वर्क डन बाय आई, इसी काम के कारण तो हमको क्या मिलने वाली है, इसी काम के कारण तो हमको एनर्जी मिलने वाली है ना। और यही एनर्जी हमारे जो डिवाइस हैं वो कंज्यूम करेंगे। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डिवाइसेस, जो भी इस एनर्जी को यूज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्क डन है वही तो हमारी एनर्जी है। तो हमको सिंपली क्या करना है, हमको W को रिप्लेस कर देना है E से। वर्क डन इज इक्वल टू E। तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल टू W बाई टी। हमने W को चेंज करना है E से, क्योंकि वर्क डन जो करंट करेगा वही तो एनर्जी है जो कि हमारे डिवाइस कंज्यूम कर लेंगे। सो W इज इक्वल टू E। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं पावर इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहां से आप कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल यूज टू कैलकुलेट एनर्जी।
अब एनर्जी की यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पावर की यूनिट हमको पता थी, पावर की यूनिट होती है वॉट, और टाइम की यूनिट हम लोग यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग टाइम की यूनिट रखने वाले हैं आर। सेकंड में नहीं रखेंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सेकंड के हिसाब से एनर्जी नहीं निकालते, कम से कम एक घंटे की एनर्जी तो हम लोग निकालेंगे कि कोई भी एक डिवाइस एक घंटे में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, एक मिनट तो बहुत कम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो हमको यहाँ पे यूनिट है वो हैगी वॉट, वॉट आर। ठीक है, तो एनर्जी की आपकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, वॉट आर, ये आपको याद रखना है। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये आपका फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो कि हम इलेक्ट्रिकल पावर से ही डिराइव करते हैं। बस हमको ये याद रखना है कि जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा करंट है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, वो जो भी वर्क डन करता है वही हमारी एनर्जी बनती है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W को जब हम E से रिप्लेस कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, एंड देन वी विल गेट E इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और अगर हम लोग पावर को वॉट में ले लें, टाइम को आवर्स में ले लें, तो यूनिट हमारी बन जाएगी वॉट आर। 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour। मतलब एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी जो पावर उसके ऊपर लिखी हुई है वो है 1 watt की, और अगर उसको हम 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 watt hour। ठीक है, 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed by that particular electrical appliance of 1 watt power which is used for 1 hour। अब अभी हमने देखा इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन अब हम लोग कमर्शियल यूनिट देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लेकिन एनर्जी की जो यूनिट है वॉट आर, उसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। कमर्शियल लेवल पे अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे घर के अगर बिजली का बिल जो आता है मंथली, उसमें जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग अपना अमाउंट पे करते हैं वो वॉट आवर के हिसाब से नहीं होता, वो होता है किलोवाट आवर के हिसाब से। तो कमर्शियल यूनिट तो हमारी हो जाएगी किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, जब आपके कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसकी पावर रेटिंग कितनी देके रखी है 1 किलोवाट, अगर आप उसको 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो कितनी पावर, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो कंज्यूम करने वाला है 1 किलोवाट आवर एनर्जी को, क्योंकि उस डिवाइस की पावर कितनी थी, रेटिंग 1 किलोवाट की, तो उसकी रेटिंग ही थी। हर डिवाइस की रेटिंग होती है, बल्ब की रेटिंग अलग होगी, एक एयर कंडीशन की रेटिंग अलग होगी, एक मोटर की रेटिंग अलग होगी, किलोवाट में ये रेटिंग दी जाती है। तो 1 किलोवाट 1 आवर तक चलाया, 1 किलोवाट आवर आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली। अब हम लोग रिलेशन देख लेते हैं किलोवाट आवर का और जूल का। तो इसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, आप इसको इससे ही देख के समझ सकते हैं, स्क्रीन से ही आप देख के समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे तक यूज किया, 1 किलोवाट एनर्जी हमने यूज करी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट्स, तो 1 किलोवाट्स को हम लिख सकते हैं 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर। लेकिन 1 वॉट को हम लोग जानते हैं, जब 1 जूल का काम होता है 1 सेकंड के लिए, वो होता है 1 वॉट। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस रिलेशन को। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 1000 वॉट में, अगर हम लोग 1 वॉट की वैल्यू से इंटू कर दें तो 1000 इंटू जूल्स पर सेकेंड फॉर 1 आवर। ठीक है, और 1 आवर में कितना होता है टाइम, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकेंड फॉर 1 आवर। जो लिखा हुआ था उसको हमने सेकेंड्स में चेंज कर दिया, इंटू 60 इंटू 60। फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जूल में 36 लैक्स जूल। ठीक है, तो 36 लाख जूल आपको एनर्जी देखने को मिलेगी 1 किलोवाट आवर में। ठीक है, तो ये छोटा सा रिलेशन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ड्राइव नहीं किया है। आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जब भी करंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण उस पर्टिकुलर सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। अब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ले लेते हैं नाइक्रोम का वायर है वो, तो द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब अगर रेजिस्टेंस ही नहीं दोगे तो शायद हीटिंग इफेक्ट मिलेगा ही नहीं।
एंड आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बता देते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस है उस वायर में, उस कंडक्टर में, वो रेजिस्टेंस जब प्रोवाइड करेगा, हमारे करंट को बहने से रोकने की कोशिश करेगा, तो हमारे करंट को और ज्यादा काम करना पड़ेगा उस सर्किट में फ्लो करने के लिए, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस करंट को सर्किट में फ्लो करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस है वो उस करंट के फ्लो को रोक रहा है। तो जब करंट और ज्यादा कोशिश करेगा फ्लो करने के लिए, तो वो और ज्यादा काम करेगा, और ये जो ज्यादा काम होता है ये हमको हीट के रूप में दिखाई देता है। दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। उसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने जो हमारा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करें, तो वो भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ करंट आई व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और टी टाइम के लिए हमारा करंट अगर फ्लो करता है तो कितनी हीट जनरेट होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। अब आप भी जानते हैं जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज भी मूव करता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है तो भी वो कुछ काम करता है। तो यहाँ पे वो जो काम है उसको हम लोगों ने कैसे डिनोट किया है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। हमारे चार्ज को हमने जो हमारा वोल्टेज था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड हमको एक चीज और पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द करंट कि जो हमारा Q होता है उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है I इंटू टी, एंड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो Q की वैल्यू IT हमने पुट कर दी, V की वैल्यू IR हमने पुट कर दी, तो W की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी इंटू आई इंटू आर। आई डबल आपको दिख रहा है तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो दिस इज द फॉर्मूला, है ना। वर्क डन का आपको अभी फॉर्मूला मिला है, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वही तो हीट में कन्वर्ट होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे जो वर्क डन है उसको H से रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला बनता है हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, जो कि जूल में होगी, क्योंकि हीट भी क्या है, एक वर्क डन का ही फॉर्म है, और वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो हमारी हीट प्रोड्यूस जो हो रही है उसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। एंड इसी को हम लोगों ने दोस्तों नाम दिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय द फॉर्मूला H इज इक्वल टू I square into R into T, it is clear that the heat produced in a wire is directly proportional to। इस फॉर्मूले से हमको यह पता चल जाता है कि जो हमारी हीट होती है वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है हमारे वायर के, और जिस टाइम के लिए जो हमारा करंट है वो फ्लो करता है उस पर भी डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हमने देखा हीट का फॉर्मूला कैसे हमने बनाया, आई स्क्वायर आर टी। तो इतना ही इस चैप्टर में, और एंड में एक बार हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहली एप्लीकेशन, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, रूम हीटर्स होते हैं, वाटर हीटर्स होते हैं जिनको हम गीजर्स भी बोलते हैं, तो इन सभी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज किया जाता है। इनमें हम लोग जो हम पानी गर्म कर रहे हैं अगर गीजर में, तो वो कैसे गर्म हो रहा है, हम हीट कैसे दे रहे हैं उसको, हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ही हीट जनरेट करते हैं और गीजर में हमारे पानी को गर्म करते हैं। सेकंड पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं फिलामेंट्स बल्ब की, तो इनमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो जो हमारा फिलामेंट होता है, एक वायर होता है जो हमारे बल्ब में होता है, वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, और टंगस्टन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है। एंड टंगस्टन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता है, करंट को, वो रेजिस्टेंस उसके करंट को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो करंट और ज्यादा काम करेगा उस टंगस्टन के फिलामेंट से फ्लो करने के लिए, और वो करंट ज्यादा काम करेगा, और वो काम किसकी फॉर्म में आपको दिखेगा, हीट की फॉर्म में दिखेगा, और हीट के कारण जो हमारा फिलामेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और लाइट को एमिट करने लगेगा। टंगस्टन मेटल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टंगस्टन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, कारण क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए
जब हम लोग बल्ब को ग्लो करते हैं तो वो बल्ब ग्लो करता है और जो हमारा वायर है वो मेल्ट नहीं होता है। और जो टंगस्टन फिलामेंट है ये व्हाइट हॉट बिल्कुल आपको दिखता रहेगा जब तक आप बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे, और ये मेल्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द high melting point. And the heating effect of electric current is utilized in इलेक्ट्रिक फ्यूज। दोस्तों हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं फ्यूज का। ठीक है, तो ये फ्यूज क्या करते हैं, जब भी बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में, हमारे घर के इंटरनल सर्किट जो हमारे घर में वायरिंग होती है, अगर बहुत ज्यादा करंट आया और हमारे घर में फ्यूज नहीं है तो वो करंट हमारे डिवाइसेस में जाके टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो हमारे डिवाइस को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूज का। फ्यूज क्या करता है, जब बहुत ज्यादा करंट होता है तो फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो हाई अमाउंट जो हमारा करंट आ गया है किसी फॉल्ट के कारण, किसी गलती के कारण, वो हमारे डिवाइसेस तक नहीं पहुंच पाएगा और हमारा जो फ्यूज है वो हमारे डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जब होगा तो करंट का अमाउंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल और एलॉय ऑफ मेटल्स। ये एलॉय से बनाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। और अगर हायर वोल्टेज आता है तो हमारा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा लिया जाएगा। अलग अलग डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग अलग रेटिंग के साथ फ्यूज देखने को मिलते हैं। 1 एम्पियर फ्यूज से लेकर 10 एम्पियर तक के फ्यूज जनरली आपको आसपास देखने को मिलेंगे। और नीचे आपको इमेज दिख रही है एक फ्यूज की, जिसमें आपको एक डायग्राम में आप समझ सकते हैं मेटल कैप्स आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं, बीच में आपको फ्यूज वायर दिख रहा है। यही वो वायर है जो कि मेल्ट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है जब इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है और हमारे मेन अप्लायंस तक, हमारे मेन इक्विपमेंट तक करंट नहीं पहुंच पाता, हाई वोल्टेज का कोई खतरा नहीं हो पाता और फाइनली फ्यूज हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजों को देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर में हर टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।